वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का भूगोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से कभी 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको एक छोटी सी वीडियो है, आपको जरूर देखनी है। आपको इसी टॉपिक में हम आपको डिटेल से करवाएंगे। आपको जैसे नज़र आ रहा है हरियाणा का भूगोल। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट बना रखी है। सारे जितने भी आज तक 2015 से लेके 2023 तक 24 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं और जो आए हैं वो हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाकर वन लाइनर की अलग प्लेलिस्ट बनाकर पार्ट 1 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की अलग प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। तो आप उसको देख ले, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। हरियाणा का भूगोल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं छूटने वाला पेपर में। तो हमारे मेन पॉइंट है महाभारत काल में हरियाणा को अत्यधिक समृद्ध उपजाऊ भूमि होने के कारण बहुधान्य कहा गया है। मैंने इसमें वही पॉइंट लिए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, तो ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखो, जो महाभारत काल में जो हरियाणा की जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी, ठीक है। बहुत उपजाऊ होने के कारण उसको बहुधान्य कहा गया है, मतलब समृद्ध भूमि, समृद्ध अनाज, तो ऐसे बहुधान्य कहा गया है। तो ये पेपर में पूछा गया पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल आपको पता है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और मील में पूछे तो 170 वर्ग मील है, ठीक है। आपको याद रखना 17,070 वर्ग मील है, ठीक है। मील में पूछे, वर्ग किलोमीटर में जब पूछे तो आप बता देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं हम। हरियाणा का गठन 18वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत का 70वां राज्य बना था। जो हरियाणा का गठन हुआ था तो 18वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत का 70वां राजा कौन था? तो भारत का 70वां राजा राज्य हरियाणा था। तो ये पॉइंट भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल डेनमार्क भूटान देश के समान है। तो क्वेश्चन में अगर पूछे जाए कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो ऐसा कौन सा देश है जिनके समान है, तो आपको ये 2 देश है, इनको याद रखना है, डेनमार्क और भूटान देश के समान है। देखो, एक हमारा पूरा हरियाणा है और ये देश है, तो देख लो हमारा भारत कितना बड़ा होगा। तो नेक्स्ट है हरियाणा का केवल राज्यों में क्षेत्रफल पूछे तो आपको बताना है 20वां स्थान है। राज्यों में क्षेत्रफल तो आपको 20वां स्थान है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर क्षेत्रफल पूछे तो आपको बताना है कि 21वां स्थान है। तो ये दोनों पॉइंट पेपर में पूछे गए हैं और इन पॉइंटों को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर पूछे तो आपको 21वां क्षेत्रफल बताना है, 21वें नंबर पर है। और केवल राज्य में पूछे तो आपको 20वां बताना है, ठीक है। हरियाणा राज्य का जनसंख्या के आधार पर 18वां राज्य है। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछे तो पूरे भारत में हरियाणा का स्थान 18वां नंबर पर है, ठीक है। ये पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। हरियाणा का अक्षांश विस्तार कितना है? तो आपको बताना है, देखो कैसे याद रखना है आपको, 27, आपको 27 लिखोगे तो उत्तरी हो गया, तो यहाँ पर 30 लिखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 30 का अंतर है, ठीक है। तो हरियाणा का अक्षांश विस्तार 27 डिग्री 39 उत्तरी से 30 55 उत्तरी अक्षांश के है। आपको याद हो जाएगा, एक आपको 2 बार रिवीजन करोगे, 27 39 30 55, 27 39 30 55, 27 39 30 55 उत्तरी अक्षांश के हैं, ठीक है। और देखो इसमें भी आपको 27 और 30 में 3 का डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। और हरियाणा का देशांतर विस्तार पूछे तो 74 और 77 में भी आपको कितने का नजर आ रहा है? 3 का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आप पेपर में जब देखोगे तो 3 का डिफरेंस देख लेना, आगे पीछे हो तो आप उसको कट कर देना, ठीक है। तो 74 और 77 पूर्वी देशांत, 74 डिग्री 28 पूर्वी से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर है। इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है और इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये दोनों पॉइंट भी पेपर में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रहे हैं, प्ले लिस्ट बना दी, आप देखना ये क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो छिप रहे हैं, तो आपको बस ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो भारत के हरियाणा कौन सी दिशा में या कौन से भाग में है, तो आपको बताना है कि उत्तर पश्चिमी भाग में हरियाणा स्थित है पूरे भारत के। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा की जो सीमा है वो किसी भी पड़ोसी देश या समुद्र से नहीं लगती है। तो जो हरियाणा की सीमा है वो तो ना तो किसी के देश के साथ लगती है, ना ही किसी समुद्र से लगती है। हमने हरियाणा की जलवायु पढ़ी थी, तो ये पॉइंट भी वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। तो आप हरियाणा की जलवायु भी देखना, मैंने डाल दी है। नेक्स्ट है हरियाणा की आकृति विषम बाहु चतुर्भुज या षटकोणीय पतंगाकार है। तो ये आपको याद रखना है, विषम बाहु चतुर्भुज या षटकोणीय पतंगाकार है। ठीक है, अगर पेपर में आए तो आप कर देना। नेक्स्ट है हरियाणा अपने 5 पड़ोसी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। आपसे पूछे कि हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो आपको बताना है कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान हो गया। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगाता है, जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली हो गया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की सर्वाधिक सीमा राजस्थान 1262 किलोमीटर, राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर साथ लगती है, और सबसे कम 11 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड राज्य के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा यमुना नदी तय करती है, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो यमुना नदी के बीचों बीच बहती है, तो यमुना नदी इसकी सीमा को तय करती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तो हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है, हमने आपको बताया कि हरियाणा के 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो कौन कौन सी लगती है हम देखो, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश पूर्व में है, उत्तराखंड उत्तर और पूर्व में है, हिमाचल प्रदेश उत्तर में है, और पंजाब उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, 5 राज्य हो गए, 5 पड़ोसी राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्राचीन समय में हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये पेपर में पूछा गया है कि हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से मतलब प्राचीन समय में 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कुरुक्षेत्र, एक हरियाणा और एक बटियाना। ठीक है, 3 जो ये हैं, इसमें प्राचीन समय में हरियाणा का जो भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल था, मतलब 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्रफल कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। आपको ये पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान हरियाणा को 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, और इन जो 5 भौगोलिक भागों में जो बांटा गया है हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास बांगड़, दूसरा है कच्छार, तीसरा है अरावली, फोर्थ है शिवालिक, और 5वां है हमारे पास पिनमोट मैदान। ठीक है, जहाँ को कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र। तो हम पढ़ेंगे बांगड़ रेतीला मैदान, ताल टिब्बे रेत वाला है। अगर आपसे पूछ ले कि बांगड़ कैसा स्थान है, तो रेतीला मैदान और टिब्बे रेत वाला है। इसकी समुंदर से 230 से 350 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो कच्छार है, इसकी समुंदर तल से ऊंचाई 300 मीटर से नीचे ही होती है, जिसे घग्गर यमुना के बीच का मैदानी भाग है, उसमें नैली और बैट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट पेपर में पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। जो घग्गर यमुना नदी के जो बीच का भाग है उसमें नाली और बैट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अरावली की समुंदर तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है, ये बात भी याद रखना है। शिवालिक की समुंदर तल से ऊंचाई 400 मीटर से अधिक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पिन मोड़ आगा पहाड़ी क्षेत्र, इसकी समुंदर तल से ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। जो पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। एसएससी के अनुसार हरियाणा में 7% भूमि बंजर है, जिस पर कोई फसल नहीं उगती। ठीक है, आपको 7% आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा में 3.09% भाग पर फैली हुई है। क्वेश्चन पेपर में आएगा जो अरावली क्षेत्र है, जो अरावली पर्वत है, वो श्रृंखला है, वो कितने प्रतिशत फैली हुई है? तो 3.09% भाग पर अरावली पर्वत फैली हुई है। फिर हमसे पूछे शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा में 1.67% भाग पर फैला हुआ है। तो शिवालिक पूछे तो 1.67 बताना है, और अरावली पूछे तो 3.09% भाग आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है। देखो, हरियाणा को दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है, लेकिन पूर्वी भाग को छोड़कर। ये क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये पेपर में पूछे गए हैं। तीनों, हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है, लेकिन पूर्व की तरफ से नहीं घेर रखा। तो ये बात है मेन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। राज्य के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में प्रदेश को मिट्टी के आधार पर भौतिक विभाजन 8 भागों में विभाजित किया है। तो 8 भागों में कौन कौन से विभाजित किया है उसको हम पढ़ते हैं। एक होगा शिवालिक, एक गिरिपाद के मैदान, एक जलोढ़ मैदान, एक बाढ़ का मैदान, एक बालू के डिब्बे युक्त मैदान, एक अरावली का पथरीला मैदान, एक तरंगित बालू मैदान, एक अनकाई दलदल है। तो ये हमारे पास 8 है। ठीक है, इनको हम आगे अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास रहेगा शिवालिक प्रदेश। शिवालिक प्रदेश में कौन कौन से राज्य आते हैं हम उसको करेंगे। राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है, और पेपर में पूछा गया पॉइंट है। ठीक है, राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है? तो आपको बताना है पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, और ये शिवालिक प्रदेश में शामिल भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। इन पहाड़ियों में घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी आदि नदियां बहती है, और ये भी नदियां शिवालिक प्रदेश में ही शामिल है। तो आप इनको पहाड़ियों को आपको याद रखना है, मतलब नदियों को। नेक्स्ट है हमारे पास ऊंचाई के आधार पर इन पहाड़ियों को 2 भागों में बांटा गया है। ऊंचाई के आधार पर एक निम्न शिवालिक की पहाड़ियां जिनकी औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। एक हमारे पास है उच्च शिवालिक की पहाड़ियां जिसकी 600 मीटर से ऊपर है। ठीक है, इन शिवालिक की पहाड़ियों में ही हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी की पहाड़ी स्थित है। सब शिवालिक की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी की पहाड़ी स्थित है। पेपर में भी पूछा गया पॉइंट है। आपसे पूछे कि मोरनी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी करो है जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। ये पेपर में पूछा गया पॉइंट है। चोटी का नाम है करो है जिसकी ऊंचाई है 1514, वैसे बोले तो 1514 मीटर। ठीक है, तो ये पेपर में पूछे गए हैं। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पेपर में पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चन की बार बार रिपीट होने की संभावना है। नेक्स्ट है हमारे पास शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में गिरिपाद मैदान, यमुना नदी से घग्गर नदी तक। देखो, गिरिपाद मैदान में कौन कौन से जिले शामिल हैं? एक हमारे पास यमुनानगर, एक अंबाला, एक हमारे पास पंचकुला। तो 3 डिस्ट्रिक्ट गिरिपाद के मैदान में शामिल है। ठीक है, और ये 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है, और इन मैदानों की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 400 मीटर है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है इन पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर या कंगी कहा जाता है, और ठीक है, इन जो पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर या कंगी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये बाग अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। जो गिरिपाद के जो मैदान है वो कम उपजाऊ में शामिल है। इस मैदान की प्रमुख नदियां घग्गर व मारकंडा है। अगर आपसे पूछे कि इस मैदान की भाग को, इस नदियों की प्रमुख नदियां इनमें से कौन है, तो आपको घग्गर व मारकंडा नदी आपको ऑप्शन लगा के आना है।
नेक्स्ट है यहाँ पर पाए जाने वाले गड्ढों को चू या चो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इनकी कम उपजाऊ भूमि है, इनको घर को स्थानीय भाषा को घर या कंगी कहते हैं। इनकी प्रमुख नदियाँ घग्गर व मारकंडा है। इनके जहाँ पर पाए जाने वाले खड्डे हैं उन्हें चू या चो कहते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट हैं और पेपर में हम इनको गलत कर देते हैं। फिर हम पढ़ते हैं जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान में क्या क्या शामिल है और क्या क्या पॉइंट काउंट हमने कर रखे हैं, तो ये पढ़ेंगे हम। जलोढ़ मैदान गिरिपाद मैदान में अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का मैदान है, जिसे भांगर भी कहा जाता है और ये दो भागों में विभाजित किया गया है। जो भांगर को दो भागों में विभाजित किया गया है और गिरिपाद मैदान है और अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के बीच में जो उच्च भूमि का मैदान है, मतलब ऊंचा जो मैदान है उसको हम बांगर कहते हैं। और बांगर को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हमारे पास बांगर प्रदेश हो गया और दूसरा हमारे पास खादर हो गया। ठीक है, एक हमारे पास बांगर, एक हमारे पास खादर। और इनमें क्या क्या मेन पॉइंट रहने वाले हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। बांगर प्रदेश ये नदियां द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान मिट्टी के वे ऊंचे मैदान हैं। इन मैदानी क्षेत्र में मारकंडा, सरस्वती, जलोढ़, घग्गर और चोटांग नदियां बहती है। यह नदियों के द्वारा भागकर लाई गई पुरानी मिट्टी है। देखो बांगर जो प्रदेश में है इसमें कौन कौन सी नदियां बहती है? एक हमारे पास मारकंडा, एक सरस्वती हो गई, एक यमुना हो गई और एक घग्गर हो गई और एक चोटांग नदी हो गई। कौन कौन से इस नदियों के द्वारा जो पुरानी मृदा है, मिट्टी है, वो भागकर लाई जाती है, उन्हीं को बांगर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास खादर। खादर में क्या है? ये नदियों के द्वारा भागकर लाई गई मिट्टी, वो हमारे पास बांगर में पुरानी मिट्टी थी और जो खादर में है वो हमारे पास कौन सी मिट्टी रहेगी? नई मिट्टी होती है। ये बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ है। ठीक है, क्योंकि ये नई मिट्टी है और वो हम बांगर प्रदेश में जो मिट्टी थी वो हमारे पास पुरानी मिट्टी थी। अब हम पढ़ेंगे बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान में क्या क्या मेन पॉइंट है? हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर में पलवल जिले तक यमुना नदी बहती है। देखो बाढ़ के मैदान में है, पूर्वी किनारा हो गया हरियाणा का और पूर्वी किनारे में यमुनानगर और में पलवल जिले तक यमुना नदी बहती है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। यमुना नदी द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, यमुना नदी द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है ऐसे ही बाढ़ के मैदान को घग्गर नदी द्वारा उत्तर पश्चिम में पंचकुला से सिरसा जिले तक विस्तृत है। ऐसे ही बाढ़ के जो मैदान है घग्गर नदी द्वारा उत्तर वो पश्चिमी हो गया, पंचकुला से सिरसा जिले तक विस्तृत है, जिन्हें क्रमशः नैली, घग्गर या बैट कहा, मारकंडा क्षेत्र कहा जाता है। इन मैदानों में विशेष दलदल पाई जाती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास बाढ़ के जो मैदान थे इनमें विशेष रूप से क्या पाई जाती है? दलदल मैदान पाया जाता है। ठीक है, और आप उनको ध्यान से पढ़ना, एक दो बार आपको रिवीजन करने के लिए वीडियो को स्पीड करके देख लेना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बालू के टिब्बे युक्त मैदान। यह बालू के मैदान हरियाणा के पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान की सीमा के साथ दो फैले हुए हैं। यह मैदान सिरसा जिले के दक्षिण भाग में प्रारंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फतेहाबाद जिलों के पश्चिमी भाग में फैले हुए हैं। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थान से आने वाली गर्म सूक्ष्म पवनों द्वारा बालू मिट्टी के निक्षेपण से हरियाणा के पश्चिमी तल में बालू के डिब्बे का निर्माण हुआ है। तो राजस्थान से आने वाली गर्म सूक्ष्म पवनों द्वारा बालू मिट्टी के निक्षेपण से हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में बालू के डिब्बे का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन टिल्लों के मध्य में ताल पाए जाते हैं, जिनमें वर्षा ऋतु में जल भर जाने से अस्थायी छिलछली झीलें बन जाती हैं, जिसे ठूड कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट है अरावली का पथरीला प्रदेश।
अरावली का पथरीला प्रदेश। यह क्षेत्र राजस्थान से स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। यह हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। आपको याद रखना है कि जो अरावली का जो क्षेत्र है हरियाणा का, वो हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। इसमें रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और गुड़गांव, फरीदाबाद जिले शामिल हैं। ठीक है, ये जिले आपको याद रखना है। अगर पेपर में पूछे कि जो अरावली का जो पथरीला प्रदेश है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है, आपको बताना है कि भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, गुड़गांव और फरीदाबाद जिले शामिल हैं। फिर हमारे पास है, यह मैदान पूरी तरह से समतल न होकर उबड़ खाबड़ है। आपसे पूछे कि मैदान पूरी तरह से समतल न होकर क्या है, हमारे पास उबड़ खाबड़ है। यहाँ अरावली की अवशिष्ट श्रेणियां पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में अरावली प्रदेश सबसे ऊंचा भाग नारनौल के कुलताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंचा है, जिसे डोसी की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, नारनौल के जो सबसे ऊंचा भाग है कुलताजपुर गांव, जिसको कहते हैं 652 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसे डोसी की पहाड़ी भी कहते हैं। पेपर में पूछा गया पॉइंट है कि जो अरावली जो प्रदेश, अरावली का जो भाग है, अरावली जो क्षेत्र है, उसका सबसे ऊंचे भाग को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि डोसी की पहाड़ी कहते हैं, और जिसकी ऊंचाई है 652, कुलताजपुर गांव में है। ठीक है, पूछा गया पॉइंट है। प्रदेश में अरावली की पहाड़ियों का मुख्य प्रवेश द्वार क्या है? प्रदेश में अरावली की पहाड़ियों का मुख्य प्रवेश द्वार हमारे पास गुरुग्राम है। ये पॉइंट भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी में है। इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। सर्वाधिक झाड़ियां महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है। मेन पॉइंट है कि सर्वाधिक जो झाड़ियां है वो महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है। सबसे कम झाड़ियां जो है वो जींद जिले में पाई जाती है। तो पेपर में पूछा गया है। स्थानीय भाषा में इसे मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अरावली की जो क्षेत्र है उसको मेवात की पहाड़ियों के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है तरंगित बालू मैदान। तरंगित बालू मैदान में ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तरंगित बालू मैदान महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और दादरी जिलों में इसका विस्तार है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी में तरंगित बालू मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट है, वायु की निक्षेपण प्रक्रिया या अरावली पहाड़ियों के समीप बालू जमने से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। जो वायु का जो निक्षेपण हुआ है, मतलब जो प्रक्रिया हुई है, जो अरावली पहाड़ियों के समीप बालू जमने से इन मैदानों का निर्माण हुआ है, जिसे तरंगित बालू मैदान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अनकाई दलदल। अनकाई दलदल में क्या है? अनकाई दलदल आपसे पूछे कि कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस क्षेत्र का ढाल मंद होने के कारण जल प्रवाह अवरोध से इन मैदानों का निर्माण हुआ है, जिसे कहते हैं अनकाई दलदल। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुछ क्षेत्र लूनी ग्रस्त है, जिसे रेह और कल्लर भी कहते हैं। जो लूनी ग्रस्त है, जो लवणता से ग्रस्त है, उसे रेह और कल्लर कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको रखना है याद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ट्रिकी वाइज हरियाणा जीके देखना चाहती है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख ले। हमने कंप्लीट हरियाणा जीके डाल रखी है और हम डाल भी रहे हैं। तो ओके है, धन्यवाद।